हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्रों का एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी विल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोग क्लास 12 है केमिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है सॉल्यूशन। तो दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अणुसंख्या के गुणधर्म। ठीक है, तो हमारा आज का ये टॉपिक अणुसंख्या के गुणधर्म वाला जो ये सेकंड वाला। ठीक है, हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने वाष्प दाब में अवनमन को पढ़ा है। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग जानेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, तो यार आप लोगों को सबसे पहले मैं इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों को क्वथनांक के बारे में मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है मेरे भाई पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर मेरे भाई पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो मेरे भाई मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्वथनांक के बारे में पढ़ा दूंगा इस लेक्चर में भी, ताकि जो बच्चे क्वथनांक नहीं जानते उनको भी ये लेक्चर आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि क्वथनांक जब तक आप नहीं समझोगे आप लोगों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। चलो, ये हमारे पास है एक पात्र। ठीक है मेरे भाई, ये ग्रीन कलर का है, यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है द्रव, कोई भी लिक्विड है। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर यार हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एकदम आसानी के साथ समझना, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, तो देखो ये हमारा जो ग्रीन कलर का है ये हमारे पास क्या है, द्रव है। ठीक है, तो ये द्रव है यार। अब देखो हम लोग इसको नीचे से क्या करेंगे, नीचे से हम लोग इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, नीचे से हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, नीचे से हम लोग इसको जब गर्म करेंगे, यानी जो हमारा है टेम्परेचर T। ठीक है, अगर हम लोग बच्चों इसको 30 डिग्री सेल्सियस मान लो दे रहे हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वथनांक समझा रहा हूँ। ठीक है, कि क्वथनांक क्या होता है। जब आप लोग क्वथनांक समझोगे तो क्वथनांक का जो उन्नयन है उसको भी आप लोग इजी वे में समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो अगर हम लोगों ने इस कंटेनर को मेरे भाई, यानी इस कंटेनर में जो हमारा द्रव है, लिक्विड है, इसको अगर हम लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस यानी नीचे से अगर हम लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया तो क्या होगा, आप लोगों को पता है ये धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा मेरे भाई। किसमें, वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। तो क्या, जब वाष्प में परिवर्तित होगा और ये बंद पात्र है तो ये वाष्प दाब भी लगाएगा। क्या लगाएगा मेरे भैया, वाष्प दाब भी लगाएगा। इतना तो आप लोगों को आइडिया हो चुका है आप। ठीक है, क्योंकि अब चैप्टर नंबर 2 एंड में है, तो आप लोगों को यार इतना तो बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी लिक्विड को जब हम लोग गर्म करते हैं, अगर वो हमारा बंद पात्र में हो तो क्या होगा, उसका वाष्प बाहर नहीं निकल पाएगा। तो वाष्प जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो वह वाष्प इस पृष्ठ पर दबाव लगाएगा, यानी उसे को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। तो क्या होगा मेरे भाई, ये जो वाष्प है इस लिक्विड पर फिर उसके बाद ऊपर से क्या लगाएगा, दाब लगाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब, क्योंकि ये हमारा बंद पात्र है। ठीक है, तो यार देखो इस वाष्प दाब को मापने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बैरोमीटर, ये हमारा जो है इस तरफ से सुई है। ठीक है, और ये हमारा नंबर से कुछ इजी वे में। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। बस यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ कि 30 डिग्री सेल्सियस हम लोगों ने दिया तो ये देखो भाप बनाया, तो वाष्प बनाया। अब ये वाष्प बनाया तो वाष्प दाब भी इसका कुछ होगा। चलो हम लोग मान लेते हैं मेरे भाई कि यहाँ पर 200 mm, यानी जो वाष्प दाब का मान आया जब हम लोगों ने 30 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया तो ये 200 mm का क्या आया हमारे पास, वाष्प दाब आया। क्या है ये हमारे पास, वाष्प दाब। ठीक है, वेपर प्रेशर। अब वाष्प दाब आया। इसी प्रकार से अगर हम लोग वाष्प टेम्परेचर को और बढ़ा दें, यानी 50 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दें, तो ये इसके मान में हम लोग देखते हैं, यानी तो और ज़्यादा वाष्प बनेगा मेरे भाई, और ज़्यादा वाष्प बनेगा ये द्रव। तो क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो उसके मान, यानी बैरोमीटर जो माप रहा है वाष्प दाब को सेकंड में, जब हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान दे रहे हैं इस कंटेनर को, तो क्या हो रहा है कि 400 mm, यानी दोस्तों जो हमारा सेकंड वाष्प दाब आ रहा है, जब हम लोग 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट कर रहे हैं इस कंटेनर को, तो हमारे जो वाष्प दाब आ रहा है 400 mm। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको और बढ़ा दें, यानी 70 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसके मान में परिवर्तन हो जाता है और यहाँ पर 600 mm का वाष्प दाब लगने लगता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको 90 डिग्री सेल्सियस कर दें, ये हमारे पास द्रव में क्या है बच्चों, जल है। आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जल को लिया है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितना, 90 डिग्री सेल्सियस हम लोग जब कर लिए तो ये मान लो 700 mm का वाष्प दाब लगाने लगा। अब यदि हम लोग इसको बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, 100 डिग्री सेल्सियस को
कर दें, यानी टेम्परेचर को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो इसका मान अगर 760 mm आ जाए, कितना 760 mm आ जाए, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई 1 ATM या एक, ये क्या है, ये वायुमंडलीय दाब है। ये क्या है, वायुमंडलीय दाब, यह एक वायुमंडलीय दाब सिंपली आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। यानी जब आप लोगों को पता है कि बच्चों, जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो द्रव है वह वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, यानी और बहुत अधिक वाष्प दाब आने लगता है। यानी वाष्प दाब का मान जब हमारा कितना हो जाए, 1 ATM हो जाए या एक वायुमंडलीय दाब हो जाए या 760 mm हो जाए वाष्प दाब का मान मेरे भाई, तो क्या होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं उस पदार्थ का क्वथनांक, ठीक है। यानी जल हमारे पास, जब हम लोग इसको 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान देंगे तब यह एक वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाएगा। जब इसका वाष्प दाब है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक, उस पदार्थ का या उस द्रव का क्वथनांक। तो सिंपल आप लोगों को पता हो गया होगा, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर इतनी बातें आप लोगों को यार समझ में आ रही है तो ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बट मैं आप लोगों को सोचा कि थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि यहीं से हम लोग अब आगे चलने वाले हैं, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, अगर इतना चीज़ समझ में आ गया है तो आप लोगों को मैं क्वथनांक का थोड़ा सा परिभाषा बता दे रहा हूँ यहाँ पे यार, कि सिंपल होता है, क्वथनांक वह ताप होता है, क्वथनांक जो होता है किसी भी द्रव का क्वथनांक जो होता है अलग अलग द्रव के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे जल के लिए जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी बच्चों, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जल को जब गर्म करते हैं तो इसका जो वाष्प दाब होता है कितना होता है, इसका जो वाष्प दाब का मान है वो कितना था, 1 ATM, यानी एक वायुमंडलीय दाब, ये आप लोग बोल सकते हो 760 mm। तो उसको हम लोग बोलते हैं उस द्रव का या उस पदार्थ का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर वह द्रव का जो वाष्प दाब होता है, जिस पर वह द्रव का वाष्प दाब कितना हो जाए बच्चों, 1 ATM हो जाए या एक वायुमंडलीय हो जाए, तो उसे हम लोग बोलते हैं उस पदार्थ का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब मेरे भाई, अगर हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे इसमें, इस कंटेनर में अगर हम लोग क्या मिला दें, अवाष्पशील विलेय, ठीक है। अभी हमारे पास केवल विलायक था, आप लोगों को पता है जल हमारा क्या होता है, विलायक। हमारे पास शुद्ध विलायक था क्योंकि एक ही लोगों को हमने इसमें लिया था। अब हम लोग अगर अवाष्पशील विलेय, जैसे हमारे पास हो गया नमक, ठीक है, नमक को मिलाएंगे तो क्या होगा, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाते हैं तो जो हमारा विलयन बन करके तैयार होता है बच्चों, जो हमारे पास जो विलयन बन करके तैयार होता है, क्या, विलयन, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। विलयन, जो हमारे पास विलयन बनेगा उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। क्यों कमी आ जाएगी, क्योंकि आप लोगों को यार पता है, शुरू से मैं आप लोगों को वाष्प दाब से ही पढ़ाते आ रहा हूँ कि जब हम लोग किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग नमक ले लीजिए, ठीक है, तो क्या होता है, उसके जो वाष्प दाब होते हैं उसमें कमी आ जाती है। यानी जब हम लोग विलेय को मिलाएंगे इस विलायक में जल के साथ, तो क्या होगा, उसका जो हमारा विलयन बनेगा, अगर हम उसके विलयन का वाष्प दाब निकालें तो क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है मेरे भाई, कम होता है। यानी विलायक का जो वाष्प दाब होगा, विलायक का जो वाष्प दाब है मेरे भैया, वो क्या, वो ज़्यादा है किसके अपेक्षा, विलयन के अपेक्षा। यानी अगर हम लोग यहाँ पे विलयन का, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, चलो, विलयन का अगर हम लोग वाष्प दाब और विलायक किसका, और विलायक का वाष्प, इसका तो कुछ वाष्प दाब ही नहीं गया क्योंकि ये अवाष्पशील है। और वाष्प दाब कौन करता है, वाष्प दाब यानी वाष्प के रूप में कौन परिवर्तित होता है, जो बच्चों वाष्पशील विलेय हो। ये तो अवाष्पशील है, तो ये तो गलत बात है, ये उड़ेगा ही नहीं, तो ये उड़ेगा नहीं तो ये वाष्प दाब ही नहीं लगाएगा मेरे भैया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारा विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का जो हमारे पास वाष्प दाब है बच्चों, इसको हम लोग क्या मानते हैं, TB। विलयन का जो वाष्प दाब है इसको हम लोग TB मानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। और जो हमारा विलायक का वाष्प दाब है इसको हम लोग मानते हैं TB0। इसको हम लोग मानते हैं TB0। इसको हम लोग मानते हैं क्या, TB0। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ
कि हम लोग क्वथनांक का उन्नयन किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है मेरे भाई कि विलायक और विलयन के, किसके, विलायक और विलयन के, शुरू में हमारा विलायक था, ठीक है, विलायक तो नहीं दिखाई दे रहा ना, विलायक और विलयन का जो बीपी होगा यानी बॉइलिंग पॉइंट, बीपी बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों, विलायक और विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो उसका अंतर है, यानी विलायक का वाष्प दाब मेरे भाई क्या है, अधिक है, क्योंकि ये अकेले था, तो अकेले था यार जब विलायक, तो ये अकेले वाष्प दाब इसका अधिक होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जो अकेले होता है, यानी हमारे पास जल क्या है, वाष्पशील विलेय है, वाष्पशील विलायक है। अब जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, आप लोगों को पता है कि जो तापमान, जो टेम्परेचर हमारा होता है वो किसके बराबर, जो हमारा वेपर प्रेशर है, ठीक है, उसके क्या होता है, समानुपाती, यानी हम लोग टेम्परेचर को जितना भी बढ़ाएंगे उतना ही हमारा वेपर प्रेशर आएगा। तो वही बात आप लोगों को लगे है कि जब हमारा शुद्ध विलायक था बच्चों, तो इसका वाष्प दाब अधिक आ रहा था, बट हम लोगों ने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो यार इसके कण भी यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरीके से जो हमारे नमक है इसका कण भी आ जाएंगे, तो क्या होंगे, आप लोगों को पता है कि ऊपर वाला ही सबसे पहले उड़ता है। तो यार जब ये यहाँ पर बैठा रहेगा अवाष्पशील विलेय हमारा, तो ये उड़ने नहीं देगा, ना ही खुद उड़ेगा, ना ही दूसरों को उड़ने देगा। तो वही बात है, उसके वाष्प दाब में, किसके, विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी आ जाएगी। तो वही बोला गया है कि जो हमारा विलायक और विलयन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका जो अंतर है, अंतर का मतलब बच्चों घटाना, यानी अगर हम लोग विलायक के किससे, विलायक के मान जो है, आप लोगों को पता है विलायक का मान। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इसमें थोड़ा सा, इस ग्राफ में थोड़ा सा समझाऊं कि जब हम लोग इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिए हैं तो इसका जो मान आ रहा है वाष्प दाब का, ये भी घट जाएगा बच्चों। यानी 760 जो था हमारा, जब हम लोगों ने शुद्ध द्रव, यानी जो हमारे पास शुद्ध विलायक था, उसको हम लोगों ने केवल जल जो हम लोग यूज़ किए थे विलायक के रूप में, अब अगर इसमें अवाष्पशील विलेय हम लोगों ने मिला दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी कि हमारे वाष्प दाब में कमी आ जाएगी, यानी जो 760 पहुंच गया था बच्चों, वो कितना आ जाएगा फिर 700 एटीएम, 700 एटीएम नहीं बच्चों, 700 कितना आ जाएगा, एम 700 mm आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल यार, आप लोगों को मैंने बताया कि वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर था जो जल का क्वथनांक, तो हम लोग इसमें जब 100 चलो इसको हम लोग बढ़ाएंगे, यानी 100 से अधिक का हम लोग तापमान देंगे, यानी बच्चों 110 डिग्री सेल्सियस का हम लोग तापमान देंगे, तब जा करके हमारा फिर उसके बाद ये 760 mm पर आ जाएगा, यानी 1 ATM जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर आ जाएगा। तब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विलयन का वाष्प दाब, ये हमारा किसका है, विलयन का VP। तो अब यहाँ से आप लोग देखिए विलयन का जो टेम्परेचर है वो अधिक हो रहा है, यानी जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तभी हमारा दोस्तों क्या हो रहा है, विलयन का वाष्प दाब हो रहा है। यानी जब हम लोग सिंपल यार आप लोग समझिए कि विलयन जो हमारा है, जो हमारा विलायक है वो क्या है, द्रव है, विलायक यहाँ पर हमारा कौन है, द्रव में हम लोगों ने जल को लिया है। तो जल का क्वथनांक सिंपल होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर के वाष्प दाब को करता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम लोग इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या होगा, इसके वाष्प दाब में थोड़ी सी परिवर्तन हो जाएगी, यानी बच्चों घट जाएगा इसका वाष्प दाब, किसका, विलायक यानी जल का। तो हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तब जा करके इसका वाष्प दाब फिर 760 mm आ गया, यानी बच्चों क्वथनांक में वृद्धि हो गई। तो क्वथनांक में जब वृद्धि हो गई तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं, क्वथनांक में वृद्धि को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है भैया, यही मैं आप लोगों को समझा रहा था। अब देखो अब इसको आप लोग समझिएगा कि किसी विलायक में कोई विलेय मिलाने, किसी विलायक में देखो हमारे पास क्या है दोस्तों, एक विलायक है। अब इस विलायक में हम लोगों ने कोई विलेय मिलाने पर विलायक के क्वथनांक बढ़ जाने की प्रक्रिया, आप देखो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, क्योंकि बच्चों अभी तक इसका बॉइलिंग पॉइंट जब शुद्ध में केवल अकेले जल था तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस, बट हम लोग जब जैसे ही अवाष्पशील विलेय को मिलाया तुरंत ही इसका 110 डिग्री विलयन का, ये VP नहीं है मेरे भाई, ये क्या है, ये BP है बॉइलिंग पॉइंट, ये B और P है बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट में इसकी वृद्धि हो गई, यानी बढ़ोतरी हो गई, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन।
अब आप लोगों को मैं यहाँ पे इसका गणितीय रूप थोड़ा सा बता करके एकदम अच्छे तरीके से कैसे डेरिवेशन, आप लोगों से डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा बट मैं इतना समझा दिया हूँ तो आप लोगों को मैं डेरिवेशन कराता हूँ ऑलरेडी, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अलग एक पेज ले लिया हूँ मेरे भाई। अब यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे, कहाँ से, यहीं से। अब हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं इस चीज़ को। अब देखो विलायक और विलयन का अंतर जो होता है, विलायक और विलयन का जो अंतर होता है बच्चों, यानी विलायक का वाष्प दाब कितना है, TB नॉट है, विलायक का वाष्प दाब कितना है, TB नॉट है। तो विलायक और विलयन का जो BP का जो अंतर है, ठीक है, तो यानी बच्चों यहाँ पर विलयन का जो वाष्प दाब है, विलयन का जो वाष्प दाब है या बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट यानी बच्चों क्वथनांक है, किसका अधिक है यहाँ पर, विलयन का। विलयन का क्वथनांक क्या है, अधिक है ना। यहाँ पर आप लोगों को वाष्प दाब नहीं लिखना यार, तभी तो मैं सोच रहा था। यहाँ पे बच्चों BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट मेरे भाई, आप लोग इसको BP लिखिएगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तभी आप लोगों को, सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे लाइन में यार, ठीक है। तो देखो विलायक और विलयन का जो BP है यानी बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर है, यहाँ पे आप लोग देखो विलयन का जो हमारा BP है वो अधिक है। तो अगर हम लोग बच्चों यहाँ पर TB, विलयन का जो हमारा BP है उसको हम लोग TB लिखें, और अगर हम लोग इसमें विलायक का, ठीक है, TB नॉट, यानी बच्चों TB नॉट, इसका जो अंतर होता है वही हमारा होता है डेल्टा TB, और जो डेल्टा TB है वही हमारे पास है मेरे भाई क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन। यानी बच्चों क्वथनांक का उन्नयन जो हमारा होता है उसको हम लोग डेल्टा T और B से प्रदर्शित करते हैं। इतना बात अगर आप लोगों की समझ में आ गई है। अब अगर आप लोगों को यार यहाँ से डेल्टा TB यानी कितना इसमें बढ़ोतरी हुआ है इसके बॉइलिंग पॉइंट में, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, बट पूछता नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। देखो यहाँ पर कितने का फ़र्क है, यानी बच्चों TB जो हमारा पहले था, यानी TB का मतलब जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब कितना है 110, यानी 110 माइनस करेंगे जो पहले है यानी जो विलायक का वाष्प दाब था, सॉरी मैं वाष्प दाब बार बार बोल रहा हूँ यार, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, तो ये था हमारे पास 100 डिग्री। यानी बच्चों अगर हम लोग इसमें से, ठीक है, 110 से 100 को हम लोग कर दें क्या, तो 10 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग क्वथनांक का उन्नयन यानी 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आ रही है। डेल्टा TB का मान कितना आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग इसके गणितीय रूप में थोड़ा सा चलते हैं। आप लोगों को पता है कि जो हमारा क्वथनांक का उन्नयन है भैया, ये क्या है, यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो जो डेल्टा TB है मेरे भाई, जो डेल्टा TB है, जो क्वथनांक में उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB अभी मैंने आपको बताया डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अब ये जो डेल्टा TB है मेरे भाई, ये क्या है, डेल्टा TB जो है आप लोगों को पता है कि किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा बच्चों, आप लोगों को पता है यार कि एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वो विलय की मात्रा या विलय की मोलों की संख्या, सॉरी विलय के मोल प्रभाज्य या विलय का मोल अंश के समानुपाती होता है, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, जो अणुसंख्यक गुणधर्म होता है। तो जो डेल्टा TB है ये किसके समानुपाती होगा भैया, किसके समानुपाती होगा यार, डेल्टा TB। अब आप लोग बताइए किसके समानुपाती होगा, विलय का जो डेल्टा TB है ये क्या होगा, ये विलय की मात्रा, यानी बच्चों विलय की मात्रा जो विलायक में है, जो विलायक में है, विलय की मात्रा पर निर्भर करेगा जो विलायक में है। अब ये कैसे करेगा भैया, आओ जल्दी से मैं थोड़ा सा समझा दूँ यार। देखो शुरू में हमारा जो जल का क्या था, बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस था, बट हम लोगों ने अवाष्पशील विलय मिलाया और 110 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो क्वथनांक में जो उन्नयन है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब बच्चों कि क्वथनांक में वृद्धि हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना। तो अगर हम लोग और मिलाएंगे इसमें तो हमारे वाष्प दाब में और कमी आएगी,
वाष्प दाब में और जब कमी आएगी तो हम लोगों को टेम्परेचर और हाई रखना पड़ेगा, यानी 110 से 120 करना पड़ेगा, तब जा करके ये 760 mm पर आएगा। इसी प्रकार से और मिलाएंगे और इसको 140 डिग्री सेल्सियस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये क्या है दोस्तों, होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, यानी क्वथनांक में उन्नयन का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएं। तो टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाने का नौबत कब आएगा, जब हम लोग आवाज़ विलय को और अधिक मिलाएंगे, यानी विलय की मात्रा, हमारा जो आवाज़ ये क्या है, ये विलय है बच्चों, तो इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे जो विलायक में है, जो विलायक में है, तभी तो हमारा विलयन का बॉइलिंग पॉइंट आया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो डेल्टा टीबी है वो विलय की मात्रा पे क्या करेगा बच्चों, जो विलय की मात्रा के सांद्रता या विलय की मात्रा पर निर्भर करेगा जो विलायक में उपस्थित है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डेल्टा टीबी, जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो सिंपली आप लोगों को केबी, ये जो हमारा है केबी आएगा, और विलय की मात्रा, विलय और बच्चों विलायक के मध्य एक रिलेशन आता है, एक रिलेशनशिप आता है। क्या है वो है बच्चों एम, स्मॉल एम। क्या है, स्मॉल एम। इसको हम लोग स्मॉल एम लिख सकते हैं। कैसे स्मॉल एम लिख सकते हैं, इसका नेम है मोललता। मोललता, क्योंकि बच्चों आप लोगों को मोललता में पढ़ाया जाता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में जो उपस्थित होते हैं कौन, विलय के मोलों की संख्या जो ग्राम में होती है, विलय की मोलों की संख्या, जो यानी 1 किलोग्राम में विलय की मोलों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं बच्चों। तो देखो विलायक और विलय का रिलेशनशिप आ गया, तो इसको हम लोग स्मॉल एम लिख देंगे। क्यों, क्योंकि m बराबर होता है मेरे भाई विलय की मात्रा, विलय की मात्रा है विलय की मोलों की संख्या, और विलायक कितना है, विलायक हमारा, यानी 1 किलोग्राम में जो हमारा विलायक होगा, 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में जो हमारा विलय की मोलों की संख्या होगी वही हमारी क्या कहलाती है, मोललता। तो वही यहाँ पर है हमारे पास, तो इसको हम लोग स्मॉल एम लिख लेंगे। और जो के बी यहाँ पर आया है, आप लोगों को पता है जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो ये क्या है, ये है दोस्तों क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है कौन, केबी। अब यहाँ से टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। अब मोललता का आप लोगों को फॉर्मूला मैं आप लोगों को यार फटाफट से यहाँ पर बता दूं। मोललता का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है कि विलय के मोल बट्टे मेरे भाई विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम सॉरी किलोग्राम में। ठीक है, अगर किलोग्राम में, अगर इसको आप लोग ग्राम में मान लो करो तो ये क्या हो जाएगा, 1000 से ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतनी सी आप लोगों को समझदारी अपने पास रखनी है। ठीक है, चलो ये हम लोग सपोज किलोग्राम में ही ले रहे हैं। ठीक है भैया, चलो अब यार विलय का मोल, विलय का मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल है हमारे पास। विलय का मोल निकालने के लिए जिसका मोल हम लोगों को निकालना रहता है, तो विलय का भार, विलय का मोल यानी विलय का भार बटे विलय का अणु भार, ये हो गया, गुणे विलायक का द्रव्यमान। अभी तुम लोगों ने विलय के लिए लिखा था, अब ये हम लोगों को सिंपली लिख लेना है, विलायक का क्या, द्रव्यमान किसमें बच्चों, चलो इस बार हम लोग ग्राम में कर लें, तो ग्राम में कर लेंगे तो ऊपर 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें अगर आप लोगों के समझ में आ गई है भाई, तो अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला जो हमारा फाइनली क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी को ऐसे ही रखना है क्योंकि ये क्या है, केबी जो हमारे पास है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है केबी। अब m के जगह पर हम लोग अगर इसको लिखें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार मतलब बच्चों वेट ऑफ ए को हम लोग विलय मान ले रहे हैं, ए हमारे पास क्या है, विलय है, और बी हमारे पास क्या है, विलायक, क्या है मेरे भाई, विलायक है। ठीक है, तो विलय का भार यानी वेट, ठीक है, के बी ये हो गया, विलय का भार यानी वेट ऑफ ए यानी विलय का भार, ऊपर में हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से हमारे पास मल्टीप्लाई है, इसको कर लेंगे। अब अगर इसी प्रकार से हम लोग देखें विलय का अणुभार, विलय का अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इनटू विलायक का द्रव्यमान यानी WB, विलायक मतलब B
और द्रव्यमान मतलब वेट, यानी WB किस में है, ग्राम में है। तो ग्राम में है तो आप लोगों को 1000 से गुणा कर देना है। अगर इसी को हम लोग किसमें लिखें, केजी में लिखें, तो डेल्टा TB इक्वल टू KB, सिंपल, कुछ नहीं करना है, WA नीचे आप लोगों को आ जाएगा MA इंटू WB, ठीक है। ये अगर केजी में लेना है तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला, ठीक है भैया। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लो, चाहे रट्टा मार लो। तो यार आप लोगों को मुझे पता है कि ये चीज़ आप लोगों को यार मक्खन हो गया होगा एकदम अच्छे तरीके से बच्चों, ठीक है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक मक्खन हो गया है, ठीक है, ये डेरिवेशन समझ में आ गया है, तो आप लोगों को बस ये फॉर्मूला को याद कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। आप लोगों को ये फार्मूला को याद कर लेना है। अगर ये फार्मूला आप लोगों को याद नहीं हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शुरू से देखेंगे और चीज़ों को एक 1 बाय 1 करके एकदम अच्छी तरीके से पूरी लेक्चर्स को देखेंगे आप लोग। तो यार 100% आप लोगों को जो क्वथनांक का उन्नयन का जो फॉर्मूला है, जो इसका ये सूत्र है बच्चों, ठीक है, ये एकदम अच्छे तरीके से इसका डेरिवेशन सहित आप लोगों को लर्न हो जाएगा। तो यार अगर आपको ये हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ।